हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 14 जून या 14 जून के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 88 का संबंध है 64 के साथ में और 54 का संबंध है 20 के साथ में, उसी प्रकार से 67 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 54 से यहां पर 20 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 67 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 88 से यहां पर 64 लाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई 88 की दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर 8 गुणा 8 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 64। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि 54 का संबंध 20 के साथ में इसी प्रकार से है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 54 से हम पता करेंगे 20 तो क्या करेंगे, यहां पर भी हम 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। और मेरे भाई यहां पर देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 67 के अंदर है। और 67 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 7 42। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप
टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले एक बार हम इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है 62, तो 57 से 62 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 57 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। इसी प्रकार से देखिए 62 से कितना बन रहा है 31 है, तो 62 से 31 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है, इस 62 को 2 से भाग किया है। यदि हम 62 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36 है, तो 31 से 36 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 36 को क्या करें 2 से भाग कर दें, यदि हम 36 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या या इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 57 से 62 बनाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले किया है +5। उसके बाद में देखिए 62 से 31 बनाने के लिए क्या किया है, 62 को 2 से भाग किया गया है। फिर देखिए 31 से 36 बनाने के लिए क्या किया है, +5 किया है। फिर 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया है, 36 को 2 से भाग किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, ध्यान से देखो सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, फिर क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, यानी कि यहां पर चल रहा है +5 भाग 2 +5 भाग 2। तो यहां पर देखिए +5 के बाद में क्या हुआ है भाग 2, तो यहां पर देखिए अब भाग 2 हो चुका है, तो यहां पर क्या होगा भाग 2 के बाद में यहां पर होगा +5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 18 के अंदर +5 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे, तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर इस प्रश्न के अंदर किसका अर्थ क्या बोला गया है वो रखेंगे। यहां पर देखिए जैसे यहां पर बोला गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो मेरे भाई हम प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है माइनस है, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और मेरे भाई लास्ट में बोला गया है कि भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग
के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले 9, उसके बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 है। उसके बाद में भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस है। फिर क्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 8 है। फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाग। फिर क्या है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, और लास्ट में है 9। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 8 में, तो यहाँ पर चला जाएगा 4 दूना के 8। फर्स्ट में बच रहा है क्या, 9 गुणा में 8, और फिर क्या है उसके बाद में प्लस, लास्ट में क्या बच रहा है माइनस का 9, तो यहाँ पर हम कर देंगे -9। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 गुणा 8 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 के 72, ठीक है। उसके बाद में क्या बच रहा है प्लस का 2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे +2, और फिर लास्ट में क्या है माइनस का 9, तो यहाँ पर हम कर देंगे -9। अब मेरे भाई देखिए 72 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 72 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो 72 और 2 हो जाएगा 74। फिर क्या है लास्ट में माइनस का 9, तो 74 में से क्या कर देंगे 9 को कम कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 74 में से 9 को घटा देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए भाग के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले है 18,
उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 24, 24 के बाद में क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या रखेंगे भाग रखेंगे, उसके बाद में 6, 6 के बाद में गुणा, उसके बाद में फिर से 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर हम क्या रखेंगे माइनस, माइनस के बाद में 3 और इसके बराबर में कितना है 39 है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 का भाग देंगे 24 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 18, उसके बाद में देखिए प्लस है, अब 6 का भाग 24 में देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौका 24 है। उसके बाद में क्या है गुणा, उसके बाद में 6 माइनस 3 फिर इसके बराबर में है 39 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भाग करने के बाद में करेंगे गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 और 6 का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर है 18, उसके बाद में क्या है प्लस है, अब 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 है। उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है माइनस का 3 और इसके बराबर में है 39 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है प्लस का 18 और प्लस का 24 है। तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 18 और 24 हो जाएगा 42 है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 42 में से माइनस 3 कर देंगे और इसके बराबर में कितना है 39 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 42 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 39 है और इसके बराबर में भी कितना है 39 है। यानी कि यहाँ पर समीकरण 16 हो गया, RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। यानी कि चारों ऑप्शंस के इन अंदर, यानी कि चारों ऑप्शंस के अंदर जितने भी चिन्ह दिए गए हैं प्लस माइनस के या फिर भाग या गुणा के, उन सभी को इस समीकरण के अंदर रखकर आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 45 का संबंध है 60 के साथ में, उसी प्रकार से संख्या 65 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 45 से 60 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 45 से यहां पर 60 बन जाएगा। कैसे, यदि हम क्या करें इस 45 के अंदर प्लस 15 कर दें तो 45 और 15 मिलकर बन जाएगा 60। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई हम क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 65 के अंदर और 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम इस 45 की तरह ही इस 65 में भी हम क्या कर देंगे प्लस 15 कर देंगे। तो मेरे भाई 65 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना 80। अब हमें देखना है कि 80 किसी ऑप्शन में है तो नहीं सर, 80 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 45 से 60 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20 और 20 से 60 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 20 का किया गया है 3 के साथ में गुणा। तो 20 दिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 65 के अंदर और 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 65 की दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए
65 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजे 30। और मेरे भाई जिस प्रकार से यहाँ पर 20 का 3 गुना करके यहाँ पर 60 लाया गया है, उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस 30 का भी 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 30 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 तिये 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 90 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा को, ऑप्शन बी है दूरी को, ऑप्शन सी है ध्वनि को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में किस अंग को रक्त कारखाना कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में किस अंग को रक्त कारखाना कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में रक्त कारखाना कहा जाता है अस्थि मज्जांग को। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश करने देता है? ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है आइरिस, और ऑप्शन डी है लेंस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आंख का कॉर्निया भाग प्रकाश को प्रवेश करने देता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर है, ऑप्शन बी है क्रायोमीटर है, ऑप्शन सी है पायरोमीटर है और ऑप्शन डी है टेकोमीटर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1862 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1866 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1948 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1966 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1862 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि छत्रपति को शिवाजी की उपाधि दी गई थी रायगढ़ में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है पलिया में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है अस्थि मज्जा में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य से, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोसी सिंचाई परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है केरल राज्य, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि केरल राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016 में, ऑप्शन बी है 28 मार्च 2018 में, ऑप्शन सी है 28 अगस्त 2014 में और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए पेशीय ऊतक है, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक है और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त संयोजी प्रकार का ऊतक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रक्त है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मेरे भाई इसी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।